तो बात करेंगे आज केमिस्ट्री में टॉपिक कंसंट्रेशन की। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, होमोजेनस मिक्सचर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है, जब भी मैंने आपसे बोला, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाकर लाओ, शक्कर और पानी को घोलकर लेकर आओ, तो आपका सबसे पहले सवाल होना चाहिए कि कितने पानी में कितनी शक्कर घोलकर लाना है। बात सिर्फ यही है कि जो मेरा सॉल्वेंट अभी पानी है, उस पानी में कितनी शक्कर घुली है, बेसिकली कितनी शक्कर प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पे चलूं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ या तो सॉल्यूशन या तो क्या, सॉल्वेंट। एक गिवन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो मात्रा, वो अमाउंट बेसिकली क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। अब वो सॉल्यूशन भी हो सकता है और वो सॉल्वेंट भी हो सकता है। जानने वाली बात यह है कि जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली एक कंपैरेटिव टर्म है, कंपैरिजन करने के लिए टर्म होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर आया कि आप एक गिलास पानी में आपने एक स्पून रसना डाला है, एक गिलास पानी में एक स्पून आपने रसना डाला है, वहीं आपने एक गिलास पानी में 4 स्पून रसना डाला है, घोला है। ऑब्वियसली बात है, जब आप इसको पिएंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन जब आप इसको पिएंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, ज्यादा रसना फील होगा आपके आपके टेस्ट बर्ड में। इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा किस में है, ऑब्वियस ही बात है जिसपे ज्यादा क्या डला हुआ होगा, सॉल्यूट पार्टिकल डला होगा। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा डला होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसमें सॉल्यूट कम डला होगा उसमें कंसंट्रेशन कम। कंपेरेटिव टर्म है। अगर मैं बोलूं कि आधा स्पून डला है और 1 स्पून डला है, फिर कंसंट्रेशन ज्यादा किसका है, 1 स्पून वाले का। हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरिजन की बात करते हैं कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म्स दी गई हैं, हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है और कुछ हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। कौन कौन सी टर्म्स है, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। आज हम लोग इनकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर अगली वीडियोस में हम लोग इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे और करना बताएंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज की बात करें, जब भी मैं परसेंट की बात करूं तो मैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं। सपोज करो आपके एग्जाम हुए और टोटल मार्क्स थे 500, आपको टोटल में से 500 में से मिले 250, इसका मतलब आपको कितने परसेंटेज आएंगे, 50%। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको 500 में से टोटल 500 में से 250 मिला है, लेकिन परसेंटेज की जहां बात होगी तो आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल 100 में से कितने मिले आपको, 100 में से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर अभी भी कितना ही आएगा मेरे पास, अभी भी मेरे पास आंसर आएगा 50, अभी भी मेरे पास आंसर आएगा 50। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये जो 50 है वो क्या है, मैं बोलूंगा आंसर आया हमारे पास 50%। पर परसेंटेज की बात करेंगे जब हम, तब मैं बात कर रहा हूं कि ओवरऑल 100 में से कितना, आपको किसी में से भी कितना हो। मैं बोल रहा हूं कि आपने 200 ग्राम सॉल्यूट मिक्स किया है 300 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे, तो आपका सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 500 ग्राम। मैं पूछ रहा हूं ओवरऑल 500 ग्राम में कितना सॉल्यूट डाला हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 200 ग्राम डाला है। मैं बोल रहा हूँ 100 में से बताओ कि 100 में से कितना डाला है, तो आप बोलोगे 100 में से कितना डाला है, तो आप क्या बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 200 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन किससे मिलता है, ए, और सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, बी से। याद रखिएगा हम लोग सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे, ए से सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं और बी से हम लोग सॉल्यूट को डिनोट करते हैं। डब्ल्यू से हम लोग बेसिकली दिखा रहे हैं मास को, बी से हम लोग दिखा रहे हैं वॉल्यूम को, और एम से हम लोग दिखाते हैं मोलर मास को, मोलर मास को। तो ओवरऑल जब मैं 100 की में से बात करूंगा, ओवरऑल मैं 100 में से बात करूंगा, 100 में से बताइए कितना, तब आप उसकी बात, तब आप बोलेंगे कि वो हम क्या, किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। ऊपर भी मास लिया गया है, नीचे भी मास लिया गया है, तो इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं। इसी तरीके से एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग यूनिट ग्राम नहीं लेंगे, उसमें हम लोग यूनिट लेंगे एमएल। कितना एमएल सॉल्यूट डला है, कितने एमएल सॉल्यूशन पे। पर अगर मैं 100 में से बात करूंगा तो वो हो जाएगा
परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज की वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कितना वॉल्यूम डाला है ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कितना वॉल्यूम डाला है ऑफ सॉल्यूशन। अभी तो ओवरऑल हो गया। सपोज करिए 50 ml डाला हुआ है सॉल्यूट किसमें, सपोज करिए 450 ml सॉल्वेंट में डाला हुआ है, तो सॉल्यूशन बेसिकली कितना हो गया 500 ml का हो गया। मैं 500 ml की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 100 में से बताइए, आप ओवरऑल 100 में से बताइए 100 में से कितना डाला हुआ है 100 सॉल्यूट। तब मैं 100 की बात करूंगा, तब मैं किसकी बात करूंगा, परसेंट की बात करूंगा। ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर सपोज आपको बोला गया है कि 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन है बाय मास, 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन है, परसेंट में दिया है 10, तो 10% मतलब ओवरऑल 100 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप बोल सकते हैं 10 ग्राम ऑफ NaCl डाला हुआ है 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अगर आपको बोला गया है 12% HNO3 का सॉल्यूशन है, HNO3 का नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है बाय मास, इसका मतलब आप 100 में से बात करेंगे ओवरऑल, तो 100 में से आप 12% का मतलब ये हो गया कि 12 ग्राम HNO3 डाला हुआ है, 12 ग्राम HNO3 डाला हुआ है 88 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 100 में से। तो जब भी हम 100 की बात ओवरऑल 100 में से बात करेंगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में। बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन ही कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं अभी क्लास 12 में, तो मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। आपको ये तीनों को सॉल्व करके इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो आएंगे उनको सॉल्व करके बनना चाहिए। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मैं सबसे पहले अगर मोलैरिटी की बात करूंगा तो मोलैरिटी को हम लोग मोलार से भी बताते हैं कि भैया एक मोलार सॉल्यूशन है, एक मोलार जो है कंसंट्रेशन है, 2 मोलार है, 4 मोलार है, और आप उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, आप अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो मोलैरिटी का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालकर बनता होगा और एक मोल में कितने पार्टिकल, ये सारी चीजें पता होगी। नहीं पता होगी तो मैं ट्राई करूंगा इसको अगली वीडियो में कवर करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर जो सॉल्यूशन होगा ऑलवेज किसमें, लीटर में लेना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 मोलार HNO3 है, मतलब कंसंट्रेशन हमको दिया है 2 मोलार, किस क्या सॉल्यूट डाला गया है, HNO3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास मैंने 2 मोल्स ऑफ क्या ले लिया है, HNO3 ले लिया है, तो 2 मोलार का मतलब ये 2 मोल HNO3 डाला है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करिए यहां पर अगर मैंने यहां पर अगर मैं मार्किंग कर दूं ये 100 ml है, 200 ml है, 300 ml है, 400 ml, 500 ml, सपोज करिए 1000 ml हो गया यहाँ पर, इसका मतलब कितना लीटर हो गया, 1 लीटर। इस पॉइंट तक 1 लीटर हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 मोलार HNO3 का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो मैं बोल रहा हूं मैंने पहले 2 मोल्स डाला HNO3 के, फिर मैं उसके ऊपर डालूंगा सॉल्वेंट। कहां तक डालूंगा, जहां तक वो क्या ना आ जाए, 1 लीटर ना आ जाए। 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं डालूंगा, सॉल्यूट डालने के बाद मैं कितना सॉल्वेंट डालूं कि वो कितना आ जाए, 1 लीटर तक आ जाए, वो मेरे लिए हो जाएगा 2 मोलार HNO3 का सॉल्यूशन। मतलब अगर यहां पर मैंने पहले से 2 मोल्स रखा है तो मैं सिर्फ इतना सॉल्वेंट डालूंगा, क्योंकि यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट है पहले से, ये 1 लीटर की मार्किंग है, तो मैंने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया मैंने यहाँ पर 2 मोल, तो अब मैं 2 मोलार सॉल्यूशन बना रहा हूँ, 2 मोलार HNO3 डाल चुका हूँ, तो 2 मोलार का मतलब हो गया 2 मोल HNO3 मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं कितना सॉल्वेंट डालूंगा, जहां तक ये कितने में आ जाएगा, 1 लीटर के पॉइंट में मार्क में आ जाएगा, वहां तक ये कहलाएगा 2 मोलार। अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास सपोज करिए 4 लीटर का सॉल्यूशन है, 4 लीटर के सॉल्यूशन में मैंने बोला कि 2 मोल सॉल्यूट डाला है, तो आप बताइए कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी। भाई 4 लीटर है, हमको पर लीटर बताना पड़ता है, पर हमारे पास कितना है, 4 लीटर, 4 लीटर में कितने मोल्स डले हैं, 2 मोल्स डले, तो मेरे को बताना है कि पर लीटर में कितने डले होंगे, मोलैरिटी। 4 लीटर का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर और एक और 1 लीटर। अगर मैं बात करूं तो कितने मोल्स, तो भाई 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स और 0.5 मोल्स
पर लीटर में कितने मोल आए, 0.5 मोल्स आए। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन हुआ, मोलैरिटी हुई, वो 0.5 मोलार हुई, क्योंकि पर लीटर में कितना सॉल्यूट है, 0.5। याद रखिएगा इसमें जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का होगा, प्लस सॉल्वेंट का होगा। आप दोनों को मिलाकर आपको कितना लाना है, 1 लीटर। दोनों को मिलाकर आपको कितना लाना है, 1 लीटर। वही अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ऐसे नंबर ऑफ मोल्स को एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एन से दिखाते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर या फिर मोलार मास। नहीं आता है तो जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स को एन से दिखाते हैं, बी क्यों लिखा है, क्योंकि सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में क्या लेंगे इस बार हम, इस बार लेंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो भी किसमें, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें, केजी में। तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 1 मोलल की बात कर रहा हूं, 1 मोलल की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए, जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 केजी। इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ओवरऑल कितना होना चाहिए 1 लीटर, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ओवरऑल कितना होना चाहिए सॉल्यूट को मिलाने के बाद 1 लीटर। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग को पहले क्या लेना है, आपको सॉल्वेंट लेना है, आपको सॉल्वेंट लेना है, उसका वेट करना है, और वेट कितना होना चाहिए उसका, 1 केजी। जब आप 1 केजी ले लेंगे उसके बाद आपको सॉल्यूट डालना है। अगर वन मोलल की बात कर रहे हैं, 1 मोलल की बात कर रहे हैं, तो 1 केजी में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दो। अगर 2 मोलल की बात कर रहे हैं, 2 मोलल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में 2 मोल डाल दो। यहां पर ओवरऑल नहीं करना होता है, यहां पर आपको पहले सॉल्वेंट लेना है, और सॉल्वेंट का हमेशा कितना होना चाहिए, केजी में। सपोज 1 यहां पर सॉरी 1 केजी होना चाहिए, तो 1 केजी है। अब आपको अगर 4 मोलल बनाना है तो 4 मोल्स डालिए 1 लीटर 1 केजी पे। अगर आपको 5 मोलल बनाना है तो 5 मोल सॉल्यूट डालिए 1 केजी पे, 1 केजी पे। अब हम लोग डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम को अफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, पर मास को नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर 1 केजी हूं, अगर सपोज करिए अभी मेरे पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और मेरा वेट है 1 केजी, मेरे पास वेट है सॉल्वेंट का 1 केजी, तो ये 30 डिग्री में भी कितना ही होगा, 1 केजी ही होगा। ये 50 डिग्री में भी कितना ही होगा, 1 केजी ही होगा। ये 10 डिग्री में भी कितना ही होगा, 1 केजी ही होगा। पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि अगर 25 डिग्री में 1 लीटर है, 25 डिग्री में 1 लीटर है, तो वो 10 में 1 लीटर नहीं होगा, 30 में 1 लीटर नहीं होगा, और 50 में भी 1 लीटर नहीं होगा। उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, एक्सपांशन होता है। अगर मैं एक रबर बैंड लेकर आऊं, रबर बैंड का वेट करूं, सपोज वो 5 ग्राम आई है, तो मैं कहीं पर भी ले जाऊंगा 5 ग्राम ही रहेगी। लेकिन अगर मैं रबर बैंड को खींच के तान दूं तो उसका वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना। वॉल्यूम चेंज होने पे मास चेंज नहीं हो रहा है, पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, मास चेंज नहीं होता। इसलिए मोलैलिटी और मोलैरिटी पे थोड़ी सी चेंजेस है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, मास लेते हैं, मास लेते हैं जो हर जगह सेम होगा। इसमें हम लोग लेते हैं वॉल्यूम, जो हर जगह टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकता है। ज्यादा टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की, वो दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम कर दूंगा तो वो सारे पास में आएंगे, पास में आने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सपोज आपको बोला गया है 40 ग्राम ऑफ NaOH का नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो गिवन मास तो मेरे पास कितना है, 40 ग्राम है। NaOH का मोलर मास क्या होगा, आपको पता है सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। सबको अगर ऐड कर देंगे तो आंसर, अब आंसर आपको पता है 40 ही आ गया, तो 40 से 40 कट गया, आंसर आया 1। 1 का मतलब क्या है, ये है 1 मोल। तो आपको इनके मास याद होने चाहिए, तब आप क्या निकाल पाएंगे, मोलार मास।
और ये वाला जो मास है वो तो गिवन है हमारे पास 40 ग्राम। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, मोलैरिटी और हमारे पास एक और चीज है, हमारे पास मोलैरिटी है। तो अगर मैं मोलैरिटी की बात किया तो यहाँ पर क्या आया, लीटर्स में लिए। और अगर मैं मोलैरिटी की बात करूंगा तो सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको किस में लेना है, केजी में लेना है, किलोग्राम पे लेना है। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज होने पे मास चेंज नहीं होता और वॉल्यूम चेंज होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा मोलैरिटी और मोलैरिटी पे। अगर आप एमपी बोर्ड में हैं तो हो सकता है आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी पे डिफरेंस भी पूछ लिया जाए। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल के नहीं आता है तो सबसे पहले वही सीखना है। हम बात करें मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन एक वर्ड है फ्रैक्शन या फिर डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको आपका जो टोटल मार्क्स है 500 मार्क्स का पेपर था, टोटल मार्क्स 500 थे, आउट ऑफ 500 आपको मिले 200, आउट ऑफ 500 आपको मिले 200, तो 500 में से आपको कितने मिले, 200 में 200। पर मैंने बोला 100 में से आपको कितने मिले, 500 में से आपको 200 मिले, तो इस हिसाब से 100 में से आपको कितने मिले। तो अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 को हम लोग बोल देते हैं सेंट। हर 100 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स मिले, हर 100 में मतलब पर, हर मतलब पर, हर 100 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स मिले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट। तो हम लोगों का अगर परसेंट निकालना तो हमने क्या किए, कितने मिले अपॉन में टोटल कितने थे, इंटू में क्या कर दिया आपने 100। तो यहाँ पर जो हम लोग मार्किंग देख रहे हैं वो परसेंट में देख रहे हैं, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। जरूरी नहीं है कि हम अगर हम लोग अगर कंपेयर करें तो 100 से ही करें, हम 1 से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब हम 1 से कंपेयर करेंगे, जब हम 1 से कंपेयर करेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा फ्रैक्शन या डिग्री। समझाता हूं, अगर मैंने बोला कि आपको आउट ऑफ 100 मतलब परसेंट की बात करें तो आपको मिला 20%, वही बात अगर मैं बोलूं कि यार 1 में से कितना मिला, तो 1 का आपको कितना मिलेगा 0.2%। अगर आपको 100 में से 80% है, 100 में से 80% है, तो मैं बोलूंगा 1 में से कितना, तो आप बोलोगे 0.8%। तो कंपेयर करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम 100 का सहारा लें, कई बार हम 1 का भी ले सकते हैं, हम जनरली 10 का भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप एक में से निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन या फिर डिग्री। बचपन में हम लोगों को फ्रैक्शन पढ़ाया जाता था कि एक केक है, उसके 4 पीस है, किसी ने 2 पीस खा लिया, तो 2 किस में से खाया, टोटल 4 में से 2 खा लिया, तो बचे कितने भाई, 2/4 बचा। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते थे, और आपको पता है फ्रैक्शन का सम क्या कहलाता है, 1। अगर मैं 2/4 करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा। तो सारे फ्रैक्शन का सम हमको क्या मिलता है, 1। तो बात समझ में आई होगी, जिस तरीके से हम परसेंट की बात कर रहे हैं 100 में से, उसी तरीके से हम फ्रैक्शन की बात करेंगे 1 में से, 1 में से। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन को हम बेसिकली दिखाते हैं काई से। अब इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं काई। यूजुअली हम बार बार ऐसा नहीं बनाएंगे, तो हम इसको एक्स से ही डिनोट कर देंगे। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बात ये आती है कि मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है, सॉल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना है। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मान लो मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है, ए का मतलब क्या है मेरे लिए यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं क्या निकाल रहा हूँ, सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा, कितना सॉल्वेंट डला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन किससे बना होगा, ए और बी। जरूरी नहीं है बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है टर्नरी सॉल्यूशन भी हो। तो आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन में 3 चीज है, ए बी सी, तो फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी लेना होगा। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि सॉल्यूशन, अभी हम लोगों ने क्लास 12th में बाइनरी सॉल्यूशन ही देखा है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो मेरे को कैसे निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सर परसेंटेज में बात करते तो आप यहाँ पर 100 लिख देते, तो ये मोल परसेंटेज हो जाता। लेकिन हम लोग क्योंकि मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किस पे कर रहे हैं, 1 पे, और 1 नहीं लिखना बराबर ही है, इसलिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला फॉर सॉल्वेंट क्या आया मेरे लिए, ये। वहीं अगर मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं सॉल्यूट देखूंगा तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो अगर मैं सॉल्यूट की बात करूंगा तो मेरे लिए होगा एक्स बी एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई में 1 है, जो हम लोग लिखेंगे नहीं लिखेंगे बराबर ही है। अगर हम परसेंटेज निकालते मोल परसेंटेज, तो इनटू में क्या करना पड़ता है मेरे को, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मेरे को लगता है आपको बात समझ में आई होगी। और किसी भी टोटल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी की बात करूं तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा।
तो अगर मेरे को किसी ने बोला कि बी का निकालो ए का निकालो, तो मेरे को दोनों चीज निकालने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर मैंने ए का निकाल लिया है तो मैं बी का आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को बी का निकालना है तो मैं यहाँ पर 1 माइनस क्या कर सकता हूँ, एक्स ए। इसी तरीके से अगर मेरे को ए का निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी कर सकता हूँ।